नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर KBS एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए साथियों, करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। आप सभी को पता ही होगा कि महाकुंभ सीरीज हमारा चल रहा है, जिस पे हम साथियों FLT देखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका आज संख्या नंबर 5 है। और साथियों, हम इसके अंतर्गत हम पूरे FLT के अंतर्गत सभी विषयों से महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो साथियों, ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है एक साइड साहित्य दिया है, दूसरे साइड आपका दिया है लेखक। तो देखिए क्या लिखा है, गौड़वाहो बिल्लहर, कुमारपाल चरित, वाकपतिराज, ठीक है। सी नंबर लिखा है विक्रमांक देव चरित, हेमचंद, कीर्ति कौमुदी, सोमेश्वर। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन है 2 3 1 4, तीसरा ऑप्शन है 3 4 2 1 और साथियों चौथा ऑप्शन है 3 4 1 2। तो जल्दी से बताइए साथियों, सत्य कथन का चयन कीजिए, क्या होगा आपका सही आंसर। तो आइए देखते हैं गौड़वाह की रचना क्या है साथियों, किसके लेखक है गौड़वाह। तो गौड़वाह के लेखक कौन है साथियों, तो वाकपति राज हैं। कौन है, वाकपति राज जी हैं, ठीक है। कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है साथियों, तो कुमार चरित्र के हेमचंद। कुमार चरित्र के कौन है, हेमचंद। मतलब पहले का दूसरा और साथियों दूसरे का तीसरा किस में है, तो पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा ऑप्शन नंबर बी में। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मतलब कि विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना है साथियों, बिल्लहर की, और कीर्ति सौमुदी किसकी है, तो वो है सोमेश्वर की। क्लियर है, आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किस बौद्ध साहित्य को कहा जाता है। पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक और साथियों चौथा है धम्म पिटक। किसे इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है साथियों, तो आपका सही आंसर होगा सुत्त पिटक को। किसे कहा जाता है, सुत्त पिटक को कहा जाता है साथियों। इसमें बुद्ध के विचारों और वचनों का संग्रह है। क्या है, गौतम बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है साथियों। क्या क्या है, बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। सुत्त पिटक को ये तो पता है। और साथियों, इसी में प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक का संकलन किया गया। क्लियर है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पुस्तक के लेखक कौन है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन अश्विनी राठौर, तीसरा गंगेश उपाध्याय, तीसरा रामशरण शर्मा और साथियों चौथा है श्रीदत्त उपाध्याय। कौन है साथियों प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पुस्तक के लेखक। तो साथियों आपका सही आंसर होगा कौन है, अश्विनी राठौर जी हैं। अश्विनी राठौर जी हैं इसके लेखक हैं। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, प्रिंसेस ऑफ मनियर्स किस सुल्तान को कहा जाता है। पहला बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक और साथियों चौथा है सिकंदर लोधी। किसे प्रिंसेस ऑफ मनियर्स कहा जाता है। तो आइए देखते हैं साथियों, तो ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। साथियों इनकी उपाधि क्या है, उपाधि है इनकी जौना खा। उपाधि क्या है साथियों, जौना खा। और ये किस वंश से संबंधित है, तो यहाँ पे लिखा है तुगलक, अर्थात ये तुगलक वंश से संबंधित है। किससे, तुगलक वंश से। ठीक है साथियों,
और अन्य नाम, और इनके क्या हैं अन्य नाम या उपनाम। अन्य नाम या उपनाम की बात करें तो इन्हें कहा जाता है परोपकारी, पागल सुल्तान, रक्त का प्यासा, अभागा आदर्शवादी, सुल्तान कातिल, ये सब क्या है साथियों इनके उपनाम हैं। और इन्हें अंतर विरोधी का विषमकारी मिश्रण भी कहा जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोला जाता है साथी? प्रिंसेस ऑफ मनियर्स भी बोला जाता है। उपाधि क्या है? जौनक है। किस वंश से संबंधित है? तो ये हैं तुगलक वंश से संबंधित। इनका अन्य नाम या फिर उपनाम बोला जाए तो क्या है साथियों? अन्य नाम या उपनाम बोला जाए तो पागल सुल्तान है, रक्त प्यासा है, अभागा है, आदर्शवादी और सुल्तान कातिल, ये सब इनके उपनाम हैं। आगे चलते हैं साथियों, आपका अगला प्रश्न है बहमनी प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? कौन सा युग्म असत्य है साथियों? पहला है अधिकारी, दूसरा है प्रचलित शब्द। एक साइड अधिकारी हैं साथियों और दूसरी साइड है प्रचलित शब्द। मतलब किस अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था किस साम्राज्य में साथियों? तो बहमनी प्रशासन के अंदर प्रधानमंत्री देखते हैं, प्रधानमंत्री वकील उल सल्तनत, वित्त मंत्री अमीर जुमला, विदेश मंत्री को अमीर ए इंसा और न्यायाधीश को सद्र ए जहां। तो आपको बताना है कौन सा असत्य युग्म है। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री को वकील ए सल्तनत कहा जाता था, तो साथियों ये तो सही है। वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? अमीर ए जुमला साथियों, तो ये भी सही है। और विदेश मंत्री को अमीर ए इंसा कहा जाता था, साथियों गलत है, क्योंकि विदेश मंत्री को क्या बोला जाता था? अमीर ए अशरफ। क्या बोला जाता था? अमीर ए अशरफ। क्या बोला जाता था साथियों? अमीर ए अशरफ। मतलब आपका असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। और न्यायाधीश को क्या बोला जाता था साथियों? सद्र ए जहां या फिर जहां, सद्र ए जहर बोला जाता था न्यायाधीश को। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? पहला है बलवन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है सिकंदर लोदी और साथियों चौथा है इब्राहिम लोदी। तो क्या होगा साथियों? देखते हैं। तो क्या बोला है? शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा है साथियों? तो वो कहा है किसने? बलवन ने। जी हाँ, आपका सही आंसर क्या होगा साथियों? बलवन है। और ये किस वंश से संबंधित है? तो ये गुलाम वंश से संबंधित है साथियों। किससे? गुलाम वंश का ये शासक रह चुका है। और ये लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी साथियों। रक्त एवं लौह की नीति या फिर लौह एवं रक्त की नीति। और साथियों इसने राजत्व का दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रक्त का दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और साथियों ये चल रहा था गुलाम वंश में तुर्कान ए चहलगामी। तो इसने तुर्कान ए चहलगामी को क्या किया था साथियों? समाप्त किया था। किसे? तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी को क्या किया था साथियों? समाप्त किया था। ठीक है साथियों, तो ये रहे सब इसके बारे में। क्या क्या बोला जाता था? गुलाम वंश का शासक था, रक्त एवं लौह की नीति अपनाया, राजत्व में दैवीय सिद्धांत को प्रतिपादन किया और साथ ही तुर्कान ने चहलगानी का क्या किया था? इसने समाप्त किया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों आपका अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से
सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड है आपका सूची फर्स्ट में है बादशाह के नाम और सूची सेकंड में है मकबरा। तो साथियों किसका मकबरा कहाँ है ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहले साइड में है बाबर आगरा, अकबर काबुल, जहांगीर सिकंदरा और शाहजहां लाहौर। तो साथियों आपका पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन है 2 3 1 4, तीसरा ऑप्शन है 3 4 2 1 और साथियों चौथा ऑप्शन है 3 4 1 2। तो क्या होगा साथियों आपका सही आंसर, कमेंट करके आप लोग बताइए। तो साथियों आइए देखते हैं क्या होगा हमारा सही आंसर। तो साथियों बाबर, तो बाबर का मकबरा कहाँ है साथियों, काबुल में। बाबर का कहाँ है, काबुल में। पहले का दूसरा किस में है साथियों, एक ही ऑप्शन अपना दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अपना सही है। और अब बाकियों का देख लेते हैं। तो बाबर का मकबरा कहाँ है साथियों, काबुल है। उसी प्रकार अकबर का कहाँ है, तो सिकंदराबाद है। जहांगीर का आगरा है साथियों और शाहजहां का कहाँ है, लाहौर में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको अच्छे से याद रखिएगा, किस शासक का मकबरा कहाँ स्थित है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अमीनी समिति का गठन किसने किया था, अमीनी समिति का गठन किसने किया। पहला रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन। किसने किया था अमीनी समिति का गठन, तो साथियों इस समिति का गठन वारेन हेस्टिंग ने किया था। किसने किया था, वारेन हेस्टिंग ने किया था। कब किया था साथियों, तो 1778 में किया था। कब किया, 1778 में। और ये किससे संबंधित है साथियों, इसका संबंध किससे है, तो संबंध की बात कहती है भू राजस्व तथा अकाल से है। क्लियर, आगे चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल किस घटना के दौरान की थी। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल प्रकरण, खेड़ा सत्याग्रह या फिर खिलाफत आंदोलन। किसके तहत प्रथम भूख हड़ताल की थी साथियों, तो जल्दी से बताइए। तो आइए देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह साथियों ये इनका प्रथम सत्याग्रह था। ये क्या था, प्रथम सत्याग्रह साथियों। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। और साथियों इन्होंने 1918 ये था अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूर, ठीक है। तो यहीं से इन्होंने पहली भूख हड़ताल की थी साथियों। और ये खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। ये नील की खेती हेतु हुआ था साथियों। और इसमें प्लेग संबंधी बीमारी के संबंध में हुआ था। और साथियों अब चलते हैं आगे। ठीक है साथियों, और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था साथियों, तो ये हुआ था 1919 में। क्लियर है। तो भूख हड़ताल प्रथम कौन सी, तो ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य कथन बताना है साथियों। पहला ऑप्शन है, शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को किया गया। यह समझौता श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के मंत्री अयूब खां के बीच था। तीसरा ऑप्शन, यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 की लड़ाई के बाद किया गया। और साथ ही चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कथन असत्य है साथियों, तो ये बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट कर दीजिए साथियों। तो साथियों असत्य कथन ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका असत्य कथन है। क्लियर है, आगे चलते हैं। पाकिस्तान की तरफ से बोलेंगे कौन किया है साथियों, पाकिस्तान से इसका नेतृत्व किया था जुल्फिकार अली भुट्टो ने। किसने किया था, जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसका नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।
एक साइड है चित्रकला, दूसरी साइड है क्षेत्र। तो बताना है दिवासा बुंदेलखंड, मांडना बघेलखंड, नेउरा नमे मालवा और मामूलिया निमाड़। पहला ऑप्शन है 3 4 2 1, दूसरा ऑप्शन है 1 2 3 4, तीसरा ऑप्शन है 4 2 1 3 और साथियों चौथा ऑप्शन है 3 4 1 2। तो क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? तो आइए देखते हैं। तो साथियों दिवासा, दिवासा किससे संबंधित है? तो साथियों ये है मालवा से संबंधित। तो पहले का तीसरा किस पे साथियों? तो पहले में है और चौथे पे है, दूसरे और तीसरे पे नहीं है। आगे देखते हैं मांडना, मांडना कहाँ किस क्षेत्र में प्रचलित है साथियों? तो ये है निमाड़ में। तो अभी अभी दोनों में है, अभी क्लियर नहीं हुआ। नेउरा, नेउरोनमा, नेउरोनमे कहाँ है साथियों? बघेलखंड में। कहाँ है? बघेलखंड में। और मामूलिया है बुंदेलखंड में। अर्थात कौन सा ऑप्शन है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है तांत्या भील को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तंटुआ, टकुआ, तांटुआ और साथियों ट्रंडा। किस नाम से जाना जाता है तांत्या भील को? तो साथियों तंड्रा नाम से जाना जाता है, यह इनका नाम है। ठीक है, वास्तविक नाम क्या था साथियों? वास्तविक नाम है साथियों तांटिया भील। ये इनका क्या है साथियों? वास्तविक नाम है। और इन्हें निमाड़ का गौरव भी कहा जाता है, निमाड़ का गौरव। और साथियों इन्हें रॉबिन हुड भी, भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन था? बिंदे शक्ति, प्रवरसेन, बागराज, कीर्तिवीर अर्जुन। तो साथियों वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंदे शक्ति थे। कब इसने स्थापना की थी साथियों? तो इसकी शासनकाल था 255 से 275 इनका शासनकाल था साथियों। और मूल स्थान क्या था साथियों इनका? तो बुंदेलखंड था। मूल स्थान क्या था? बुंदेलखंड था। क्लियर है, आगे चलते हैं। मध्य पाषाणकालीन स्थल आदमगढ़ शैलाश्रय की खोजकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? आदमगढ़ के खोजकर्ता कौन है साथियों? पहला ऑप्शन है आरबी जोशी, दूसरा ऑप्शन है CL कार्लाइल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर HD साकलिया और चौथा ऑप्शन है विष्णु श्रीधर वाकड़कर। कौन है साथियों आदमगढ़ के खोजकर्ता? तो साथियों ये आदमगढ़ कहाँ है? तो ये है होशंगाबाद नर्मदापुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? नर्मदापुरम में। किस काल से संबंधित है? तो ये मध्य पाषाणकालीन है, मध्य पाषाणकालीन है साथियों। और यहीं से प्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले। साक्ष्य। और साथियों इनके खोज करता है आरबी जोशी। जी हाँ, आरबी जोशी इनके खोज करता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने प्रदान किया था? ठीक है ना। पहला देवदास गांधी, दूसरा शेर गोविंदास, तीसरा द्वारका प्रसाद मिश्र, चौथा सभी ने। तो साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन सभी ने साथ दिया था। ठीक है, मध्य प्रदेश से आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जय विलास महल का निर्माण जयाजीराव सिंधिया ने करवाया। इसके वास्तुकार सर माइकल फिरोज थे। उपर्युक्त कथन में आपको सत्य कथन बताना है। कथन एक, पहला है कथन केवल एक सही, केवल दो सही दूसरा, तीसरा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही और साथियों चौथा है ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड। क्या होगा आपका सही आंसर साथियों? जल्दी से बताइए। तो साथियों देखते हैं, जय विलास महल का निर्माण जयाजीराव सिंधिया ने कराया था साथियों। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। इसके वास्तुकार सर माइकल फिरोज है, ये भी सही। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों। और साथियों इसमें शैली क्या थी? शैली इसकी, तो शैली देख लीजिए। शैली है साथियों इटालियन शैली।
कौन सी शैली है? इटालियन शैली है। आगे चलते हैं। और जयविलास पैलेस कहाँ है साथियों? ये कहाँ है? तो ये है ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर में। आगे चलते हैं। जीप पर सवार इल्लियां नामक रचना किस प्रसिद्ध साहित्यकार की है? जीप पे सवार इल्लियां किसका रचना है साथियों? पहला है कामता प्रसाद गुरु, दूसरा है कवि प्रदीप, तीसरा है हरिशंकर परसाई और चौथा है शरद जोशी। किसकी रचना है जीप पे सवार इल्लियां? तो साथियों जीप पे सवार इल्लियां आपका रचना है किसके? तो ये है शरद जोशी की, जो कि लेखक के साथ साथ क्या है? व्यंग्यकार हैं। लेखक व व्यंग्यकार भी हैं साथियों। और इनकी क्या क्या रचना है? तो फिर किसी बहाने, राह किनारे बैठ आदि इनका रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन करना है। असत्य का चयन करना है साथियों। एक साइड लिखा है मंदिर और एक साइड लिखा है निर्माणकर्ता। पहला है लक्ष्मण मंदिर यशोवर्मन, विश्वनाथ मंदिर राजा धंग, कनरिया महादेव मंदिर विद्याधर और चित्रगुप्त मंदिर धंग। तो साथियों कौन सा है आपका गलत? तो ये जल्दी से बताइए। तो देखते हैं। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने कराया साथियों, ये तो सही है। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा धंग ने कराया, ये भी सही है। कनरिया महादेव का मंदिर विद्याधर ने कराया, ये भी सही। और चित्रगुप्त का मंदिर धंग ने नहीं साथियों, इसका कराया था राजा गंडदेव ने। राजा गंडदेव ने किस वंश से संबंधित है? चंदेल शासक थे, चंदेल वंश से संबंधित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आलाखंड की रचना किस लोक साहित्यकार द्वारा की गई थी? पहला संत सिंगा जी, दूसरा ईसुरी, तीसरा जगनिक, चौथा कोई नहीं। आलाखंड की रचना किसके द्वारा की गई थी साथियों? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, जगनिक के द्वारा आलाखंड की रचना की गई थी। क्लियर है, आगे चलते हैं। और साथियों आलाखंड विश्व की सबसे बड़ी लोकगाथा है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी लोकगाथा। ठीक है, इसमें 52 लड़ाइयों का वर्णन है। कितनी लड़ाई? 52 का। ठीक है ना, आगे चलते हैं। भोपाल की किस बेगम ने पर्दा प्रथा का त्याग किया? पहला कुदसिया बेगम, दूसरा शाहजहां बेगम, तीसरा सिकंदर जहां बेगम और साथियों चौथा ऑप्शन है हजरत बेगम। तो किसने किया था? तो साथियों आपका सही आंसर है कुदसिया बेगम। इन्होंने कब से कब तक शासन किया? 1819 से 1837 तक किया। इनका अन्य नाम क्या था साथियों, या फिर उपनाम की बात करें तो इन्हें गौहर बेगम के नाम से जाना जाता था। गौहर बेगम के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने ही गौहर मंदिर का निर्माण कराया। किसका? गौहर महल का निर्माण। कहाँ है साथियों गौहर महल? तो ये है भोपाल में। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? बांग्लादेश से नहीं लगती है साथियों। पहला है त्रिपुरा, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मिजोरम। तो किस राज्य की सीमा नहीं लगती है साथियों? तो आपको पता ही होगा कि मणिपुर की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। ठीक है ना, क्योंकि बांग्लादेश से नहीं लगती मणिपुर की। बांग्लादेश से किसकी किसकी लगती है साथियों? तो आपका सबसे पहले असम आएगा, फिर वेस्ट बंगाल आएगा, ठीक है, फिर मेघालय, क्योंकि 5 ही लगते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। क्योंकि बांग्लादेश से भारत की 5 राज्यों की सीमा मिलती है। 5 राज्य में कौन है? असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर की नहीं लगती है। मणिपुर की सीमा किससे लगती है साथियों? तो ये लगती है म्यांमार से। कहाँ से लगती है? म्यांमार से। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? किस हिमालय श्रेणी को अटल टनल पार करती है साथियों? पहला जास्कर, दूसरा पश्चिमी पीर पंजाल, तीसरा पूर्वी पीर पंजाल और साथियों चौथा है लद्दाख। तो क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? तो आपका सही आंसर होगा पूर्वी पीर पंजाल। जी हाँ, पूर्वी पीर पंजाल। इसका विस्तार साथियों
ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और सर ठीक है साथियों, इसका उद्घाटन किसने किया था? टनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कब किया साथियों? 3 अक्टूबर 2020 में। कब किया? 3 अक्टूबर 2020 में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है झेलम नदी बुलर झील से होकर जाती है। दूसरा, बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना से मिलती है। तीसरा, जोक नदी पेन्नार की सहायक नदी है। और साथियों चौथा है लोहित एवं सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। तो आपको बताना है सत्य कथन कौन से। पहला है केवल 1 और 2। दूसरा है केवल 1, 3, 4। साथियों चौथा है, तीसरा है 1, 2 और 4। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए। तो साथियों आइए देखते हैं। तो झेलम नदी बुलर झील से होकर बहती है, ये तो सही है साथियों। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना में मिलती है। हमीरपुर कहाँ है साथियों? ये है यूपी में। और जोग नदी पेन्नार की सहायक नदी है साथियों। तो गलत। जोग नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये महानदी की है। किसकी सहायक नदी है साथियों? तो महानदी की है। और शोभित एवं सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित होती, अर्थात ये भी मतलब कथन पहला, कथन दूसरा और कथन चौथा आपका सही है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी में है कि कथन पहला, दूसरा और चौथा कथन आपका सत्य है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती? सिक्किम में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ होती है साथियों अधिकतम औसत वर्षा? तो साथियों आपका सही आंसर होगा सिक्किम में। कितनी वर्षा होती है साथियों? तो औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। आगे चलते हैं। भारत के कर्क प्रदेश की संज्ञा किसे दी जाती है? कर्क प्रदेश की संज्ञा किसे दी? छत्तीसगढ़ का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार और मालवा का पठार। तो साथियों किसे दिया जाता है? तो साथियों ये दिया जाता है छोटा नागपुर के पठार को दिया जाता है, क्योंकि इसी के मध्य ये कहाँ है छोटा नागपुर का पठार? तो साथियों ये है झारखंड। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार स्थित है और इसी से कर्क रेखा जाती है, इसलिए इसे कर्क प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड है कोयला क्षेत्र और दूसरा है राज्य। आपको बताना है कौन सा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो पहला है गिरहिर छत्तीसगढ़, झिलमिली मध्य प्रदेश, सुहागपुर झारखंड, रामपुरवा हिमगिरी। तो साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट करिए साथियों। तो देखिए आपसे यदि कुछ भी नहीं मिलेगा, सबसे पहले तो आपको मिलता है सुहागपुर। तो तीसरे का दूसरा किस पे है साथियों? ये देखिए तीसरे का दूसरा किस में है? पहले में है, दूसरे में, तीसरे में नहीं है और चौथे में है। क्लियर है? आगे चलते हैं। और आपको पता ही होगा कि रामपुर कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। रामपुर कहाँ है साथियों? उड़ीसा में। अर्थात देखिए चौथा का चौथा कौन सा है साथियों? तो वो किसी में नहीं है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। मतलब गिरहिर कहाँ है साथियों? झारखंड में है। और झिलमिली कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। झिलमिली कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। साथियों एक साइड है उद्योग और दूसरा साइड है स्थान। कौन से उद्योग कहाँ स्थित है ये बताना है। तो रेलवे कोच फैक्ट्री वाराणसी उत्तर प्रदेश, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कपूरथला पंजाब और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, ठीक है, तमिलनाडु। तो कहाँ है साथियों? कौन सी फैक्ट्री? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है साथियों? बताइए।
आइए देखते हैं। तो रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है साथियों? कपूरथला पंजाब में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है साथियों? पेम्बूर तमिलनाडु। अर्थात कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं साथियों, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। असत्य युग्म का चयन करना है। एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ अवस्थित है ये बताना है। हिंडाल्को रेणुकूट, माल्को मेंटूर, बाल्को कोरबा, नाल्को चेन्नई। कौन सा असत्य कथन है साथियों? तो ये बताइए आप लोग। तो देखते हैं, हिंडोल्का कहाँ है साथियों? रेणुकूट में, ये तो पता ही है। माल्को कहाँ है? मेंटूर, ये भी सही है। बाल्को कहाँ है? कोरबा, ये भी सही है। और नाल्को कहाँ है? चेन्नई, तो साथियों चेन्नई में नहीं है, ये है ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में है नाल्को। आगे चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 1990 के दशक में के मध्य में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसे सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है साथियों? बताना है। पहला ऑप्शन है केवल फर्स्ट, केवल सेकेंड, एक और दो दोनों, और साथियों इनमें से कोई नहीं। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए। तो आइए देखते हैं साथियों, द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1990 के दशक में हुई, ये तो सही है। इसे सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है साथियों, ये भी सही। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मतलब कथन ए और कथन बी दोनों ही सही हैं। आगे चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है, 2020 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? सिरही, छप, अलीराजपुर, माहे, लोंगलेंग। बताइए साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? तो साथियों आपका सही आंसर होगा अलीराजपुर। क्या होगा? अलीराजपुर सही आंसर। आगे चल, शिशुपाल की राजधानी चंदेरी बेतवा नदी के तट पर किस पठार में स्थित है साथियों? पहला मालवा के पठार, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा बघेलखंड का पठार, और साथियों मध्य भारत का पठार बेतवा नदी के तट पर है। तो साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? ये बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट कर दीजिए साथियों। तो आपका सही आंसर होगा बुंदेलखंड का पठार। बघेलखंड में हाथ बहती नहीं है बेतवा, मालवा में बहती नहीं है, तो साथियों कहाँ बहती है? तो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन करना है। एक साइड है जलप्रपात, दूसरी साइड है नदी। तो साथियों कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है ये आप लोगों को बताना है। तो चचाई जलप्रपात, उडार, पाताल पानी, चंबल, दुग्धधारा, नर्मदा, राहतगढ़, बीना। तो साथियों कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है ये बताना है आपको। तो आइए देखते हैं। तो साथियों चचाई जलप्रपात कहाँ है? ओडार, तो ये है गलत साथियों। चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है बीहड़ नदी पर। किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर है साथियों। ऊंचाई कितनी है इसकी चचाई जलप्रपात की? हाइट की बात करें 130 मीटर है। कितनी है? 130 मीटर है साथियों। इसी के साथ ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है ना? ठीक है साथियों, तो सबसे दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और साथियों ये अवस्थित कहाँ है? ये है कहाँ चचाई जलप्रपात? तो ये है साथियों रीवा में। कहाँ है? रीवा में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है साथियों? पहला ऑप्शन है मासिन राम, दूसरा है पचमढ़ी, तीसरा है बालाघाट, चौथा है महाबलेश्वर। किसे बोला जाता है मध्य प्रदेश का चेरापूंजी? तो साथियों मध्य प्रदेश का चेरापूंजी बोला जाता है पचमढ़ी को बोला जाता है। यहाँ वर्षा कितनी होती है? वर्षा 199 सेंटीमीटर से अधिक होती है साथियों। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का पाया जाता है? सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का पाया जाता है? पहला ऑप्शन है काली मिट्टी,
दूसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लाल पीली मिट्टी और साथियों चौथा ऑप्शन है मिश्रित मिट्टी। किसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है साथियों? तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। कितना पाया जाता है साथियों? ये 47% पाया जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? तो मालवा के पठार में। किस में है? मालवा का पठार में है। और साथियों यहाँ पे अन्य नाम इसका क्या है? तो साथियों इसे कपासी मृदा भी बोला जाता है। कपासी मृदा, स्वतः जोत मृदा, रेगुर मृदा और ये सब इसको बोला जाता है। ठीक है साथियों, क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किसे बॉक्साइट उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है? बॉक्साइट उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश का रेणुकूट किसे कहा जाता है? अनूपपुर, अमरकंटक, शहडोल, जबलपुर। क्या होगा साथियों? तो साथियों अनूपपुर में स्थित अमरकंटक को, किसमें? अनूपपुर में स्थित अमरकंटक को बॉक्साइट उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सूची फर्स्ट में परियोजनाएं और सूची सेकंड में है नदी। ठीक है, तो एक साइड है नदी, दूसरी साइड है परियोजना। ठीक है, तो आपको नदी और परियोजना का मिलान करना है साथियों। तो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना चंबल पे, भांडेर नहर परियोजना पार्वती नदी पे, हरसी परियोजना बेतवा पे और गांधी सागर परियोजना नेवज नदी पे है। तो पहला ऑप्शन है आपका 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन है 2 3 4 1, तीसरा ऑप्शन है 4 2 3 1 और साथियों चौथा ऑप्शन है 4 3 2 1। तो क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो साथियों आपको पता ही है कि गांधी सागर परियोजना किस नदी पे है? चंबल नदी पे। और कहाँ है? मंदसौर पे। ये तो आपको पता ही है। पहले के चौथा देखिए कि इसमें पहले में नहीं है, दूसरे और तीसरे में है। अभी रुक जाइए, आगे चलते हैं। आपका हरसी परियोजना कहाँ है साथियों, ये बताइए। तो हरसी परियोजना कहाँ है? तो ये कहाँ है? बेतवा में। हरसी परियोजना किस नदी पे है साथियों? बेतवा नदी पे। सॉरी, हरसी परियोजना कहाँ है? तो हरसी परियोजना किस नदी पे है? पार्वती नदी पे है। हरसी परियोजना कहाँ है साथियों? पार्वती नदी पे है। और मोहनपुर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो नेवज पे है। मोहनपुर का किस नदी पर है? नेहन पे है। और भांडेर नहर किस पे है? बेतवा पे। मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ साथियों इसको, ठीक है ना। देखिए गांधी सागर कहाँ है? चंबल में है। हरसी परियोजना कहाँ है? पार्वती में है। मोहनपुर कहाँ है? नेवज में। और भांडेर परियोजना कहाँ है? बेतवा में। मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा साथियों? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, भीमपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी है? भीमपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता, पहला 140 मेगावाट, दूसरा है 2800 मेगावाट, तीसरा है साथियों 750 मेगावाट और चौथा है 550 मेगावाट। तो साथियों कितना है इसका? तो जल्दी बताइए कहाँ है? तो भीमपुर परमाणु संयंत्र कहाँ है साथियों? तो शिवपुरी में प्रस्तावित है। इसकी 4 इकाइयाँ रहेगी साथियों। कितनी इकाइयाँ? 4। प्रत्येक इकाइयाँ कितने की रहेगी? 700 मेगावाट की, अर्थात 4 इकाइयाँ हैं साथियों। तो 700 × 4 मतलब 2800 मेगावाट। कितना हो जाएगा? 2800 मेगावाट हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक पहला कथन है, मध्य प्रदेश का प्रथम वस्त्र उद्योग बुरहानपुर ताप्ती मिल 1906 में स्थापित किया गया। दूसरा है, मध्य प्रदेश का प्रथम शक्कर उद्योग जावरा रतलाम 1932 में स्थापित किया गया था। साथियों पर इसमें से आपको बताना है सत्य कथन। कौन सा कथन सत्य है?
पहला है केवल फर्स्ट, दूसरा है केवल सेकेंड, तीसरा है केवल एक और दो दोनों, और साथियों चौथा है इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सत्य है साथियों, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम वस्त्र उद्योग बुरहानपुर ताप्ती मिल 1906 में किया गया था साथियों, तो ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम शक्कर मिल उद्योग जावरा रतलाम 1932 में, तो साथियों 1932 में नहीं, कब किया गया था, 1934 में स्थापित किया गया था, अर्थात आपका कथन नंबर 1 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। पहला है 18.4, 25.70, 17.7 और साथियों 20.30। तो क्या होगा आपका सही आंसर, तो साथियों आपका सही आंसर है 25.70, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन है बालाघाट, अलीराजपुर, झाबुआ, डिंडौरी। दूसरा है बालाघाट, डिंडौरी, झाबुआ, मंडला। तीसरा है डिंडौरी, बालाघाट, मंडला, अलीराजपुर, और साथियों चौथा है बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडौरी। तो साथियों क्या होगा आपका सही आंसर, तो साथियों आपका सही आंसर है बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडौरी। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडौरी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषा बोडो, मैथिली, संथाली, डोंगरी को जोड़ा गया। दूसरा, इस प्रकार 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली भाषाओं की संख्या 8 हो गई। साथियों क्या होगा आपका सही आंसर, जल्दी से बताइए। तो आइए देखते हैं साथियों, 52वें संविधान संशोधन 2003 अधिनियम 2003, अब देखिए क्या बोला है, सत्य कथन बोला है, तो केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड। आइए देखते हैं, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी साथियों। कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी, और इस तरह 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 8 हो गई थी साथियों। 8 नहीं हुई थी, कितनी हो गई थी, 22 हो गई थी। कितनी हो गई थी, 22 हो गई थी, अर्थात कौन सा है, ऑप्शन नंबर कथन 1 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। एच.सी. मुखर्जी, बी.टी. कृष्णामचारी, फ्रैंक एंथोनी, गोपीनाथ बारडोलोई। कौन थे साथियों मनोनीत उपाध्यक्ष, तो जल्दी से कमेंट करिए साथियों। तो आपके सही आंसर होगा फ्रैंक एंथोनी। कौन थे, फ्रैंक एंथोनी थे। आगे चलते हैं, कब मनोनीत हुए थे साथियों, तो 9 दिसंबर 1946 को। आगे चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख राजनीतिक समानता स्थापित करना है। उपर्युक्त कथनों में सत्य कथन बताना है। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, और साथियों चौथा ऑप्शन है ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड। क्या होगा आपका सही आंसर। आइए देखते हैं साथियों क्या है। तो साथियों राज्य में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, ये तो सही है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख राजनीतिक समानता स्थापित करना है, ये भी सही, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल से है, तो साथियों 36 से 51, किसमें है, 36 से 51 भाग 4। आगे चलते हैं,
सूची फर्स्ट और को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड है साथियों विषय, दूसरी साइड है संबंधित अनुच्छेद। किस विषय का संबंध किस अनुच्छेद से है? अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, अनुच्छेद 51 का। जा प्राणियों के प्रति प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, अनुच्छेद 51 का। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, अनुच्छेद 50। और साथियों न्यायपालिका लोक कार्यपालिका किससे पृथक है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये को है, ठीक है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, अनुच्छेद 51 का 6। पहला ऑप्शन है 1 2 3 6, दूसरा ऑप्शन है 2 4 1 3, तीसरा ऑप्शन है 4 3 2 1 और साथियों चौथा ऑप्शन है 3 1 4 2। साथियों क्या होगा? तो आइए देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ये तो है 51 गा में। किसमें साथियों? 51 गा में, अर्थात पहले का दूसरा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखने की जरूरत नहीं है साथियों, ये आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे? पहला ऑप्शन है के.आर. नारायण, दूसरा है आर वेंकट रमन, तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन और साथियों चौथा है मोहम्मद हामिद अंसारी। कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे साथियों? तो जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। तो आइए देखते हैं साथियों। के.आर. नारायण, सबसे बात करते हैं के.आर. नारायण। तो ये कब से कब तक राष्ट्रपति रहे साथियों? तो ये 1997 से 2002 तक राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। साथियों आर वेंकट रमन, ये कब से कब रहे? तो 1987 से साथियों 1992। और डॉक्टर जाकिर हुसैन साथियों ये 1967 से 1969 रहे। और डॉक्टर मोहम्मद अंसारी ये उपराष्ट्रपति थे साथियों, उपराष्ट्रपति थे। कब से कब तक? तो 2007 से 2012 तक। अर्थात भारत के राष्ट्रपति कौन नहीं रहे? तो डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे। ये क्या रहे साथियों? उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? पहला GV.K. राव समिति, दूसरा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, तीसरा P.K. ठुंगन समिति और साथियों चौथा ऑप्शन है अशोक मेहता समिति। किसके सिफारिश पर पंचायत राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? साथियों जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए कब दिया गया था? तो साथियों इसे दिया गया था लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के तहत। कब दिया गया था साथियों? तो 1986 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1986 में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको पता ही होगा अशोक मेहता समिति कब आया? 1977 में आया। और GV.K. राव समिति 1985 में आया। और P.K. ठुंगन ये मेरे को याद अभी नहीं आ रहा है। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे? मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन नहीं रहे साथियों बताइए? श्री कुंवर मोहम्मद अली खां, दूसरा श्री C.M. पुनाचा, तीसरा श्री कृष्ण मोहन सेठ और साथियों श्री H.S. कामत। कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे साथियों? तो साथियों श्री H.S. कामत ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे साथियों। तो ये कौन थे? तो ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे साथियों। प्रथम मुख्य सचिव क्या थे? ये प्रथम मुख्य सचिव थे श्री H.S. कामत। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 के में निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ नहीं है? पहला बुनियादी ढांचा, दूसरा सुशासन, तीसरा स्वास्थ्य शिक्षा, चौथा गरीबी निवारण। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ नहीं है साथियों? तो जल्दी से बताइए कौन सा नहीं है? तो साथियों गरीबी निवारण इसके अंतर्गत नहीं है। कौन सा नहीं है? गरीबी निवारण नहीं है।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 127 और अनुच्छेद 133। तो साथियों किस में वर्णित है? तो यह है साथियों अनुच्छेद 131 में वर्णित है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां देख मुझे लगता है कि यदि वह चाहे तो किसी भी समय देश का अधिनायक बन सकता है। यह कथन किस विद्वान का है? पहला ऑप्शन आइवर जेनिंग्स, के.टी. शाह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और रैमजे मेयर। किसने कहा था साथियों ये शब्द? तो साथियों ये कहा था के.टी. शाह ने। किसने कहा था? के.टी. शाह ने। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, देश की कुल जनसंख्या का मध्य प्रदेश का हिस्सा 9.38% है और साथियों मध्य प्रदेश की 10 की वृद्धि दर 20.35% है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है केवल फर्स्ट, दूसरा है केवल सेकेंड, तीसरा है एक और दो दोनों और साथियों चौथा है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? साथियों देखते हैं। मध्य प्रदेश में देश की क्या बोला है? सत्य कथन। देश की कुल जनसंख्या 9.38% है साथियों, ये तो सही है। मध्य प्रदेश की 10 की वृद्धि दर 20.350 है साथियों, तो ये गलत है। कितना है? 17.7% है। देश की कितनी है? देश की प्रतिशत की 17.7, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना प्रारंभ कब हुआ? अगस्त 2014, अगस्त 2015, जुलाई 2014 और साथियों जुलाई 2015। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना कब से प्रारंभ हुआ? तो साथियों ये हुआ था अगस्त 2014। अगस्त 2014 में कब? तो साथियों 1 अगस्त 2014 से हुआ था और इसमें आयु सीमा था 80 से 40 वर्ष। आयु सीमा क्या है साथियों? 80 से 40 वर्ष है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 में मध्य प्रदेश किस श्रेणी के अंतर्गत आता था साथियों? पहला ऑप्शन एस्पिरेंट, दूसरा परफॉर्मर, तीसरा फ्रंट रनर और साथियों अचीवर। किसके अंतर्गत आता था? तो जल्दी से बताइए साथियों। तो आता था मध्य प्रदेश परफॉर्मर की अंतर्गत 2020 में। और अभी वर्तमान में साथियों वर्तमान में किसके अंतर्गत आता है? तो फ्रंट रनर। वर्तमान में क्या है साथियों? फ्रंट रनर में है। सूचकांक की आरंभ कब से हुआ था साथियों? 2018 में हुआ था। अभी जो वर्तमान में आया 4th संस्करण है 2021 का जो जारी हुआ, कौन सा संस्करण साथियों? 4th है। भारत का स्थान कौन सा है? 18वां रैंक है। और साथियों कितने अंक हैं? तो 67 हैं। और इस बार भारत कौन सा है? तो साथियों फ्रंट रनर है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहले, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में देवास में करेंसी नोट छापने का संयंत्र लगाया गया। दूसरा है, मैक्सी औद्योगिक विकास केंद्र शाजापुर जिले में है। तीसरा, निजी क्षेत्र का पहला मेगा फूड पार्क अवंती मेगा फूड पार्क देवास में स्थापित किया गया। और साथियों चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको क्या बताना है साथियों? असत्य कथन बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा आपका असत्य कथन साथियों। तो साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए। असत्य कथन पूछा है
देखते हैं साथियों, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में देवास में करेंसी नोट छापने का संयंत्र लगाया गया था, तो ये तो सही है साथियों। दूसरा क्या है, मक्सी औद्योगिक विकास केंद्र शाजापुर जिले में है, ये भी सही है। निजी क्षेत्र का पहला मेगा फूड पार्क अवंती मेगा फूड पार्क देवास में स्थापित है साथियों, ये भी सही है। अर्थात क्या होगा, क्या बोला, असत्य कथन, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी कथन हमारा असत्य नहीं, सभी के सभी कथन क्या है साथियों, सत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन करना है। एक साइड है प्रकाशन स्थल साथियों, दूसरी साइड है आपका पत्रिकाएं, कहाँ से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन हुआ है। पहला ऑप्शन है भोपाल प्रगतिशील वसुधा, इंदौर निरोग धाम, गुना आवेग और उज्जैन आश्वस्त। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर। तो साथियों जल्दी से बताइए क्या होगा साथियों आपका अगला सही आंसर। असत्य युग्म बताना है तो आप बताइए। तो देखते हैं, भोपाल प्रगतिशील वसुधा, ये तो सही है साथियों। इंदौर निरोग धाम, ये भी सही है। गुना आवेग, तो साथियों गुना से आवेग नहीं, कौन सी पत्रिका गुना से हुई है, तो गुना से वीर अभिमन्यु, गुना से कौन सी पत्रिका है, वीर अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु गुना से। तो आवेग कहाँ से हुआ है साथियों, तो आवेग है रतलाम से। आवेग कहाँ से है, रतलाम से, उज्जैन से है अश्वत्थ। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका गलत होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य वर्ष 1975 में बना। खरगोन जिले के बेड़िया ग्राम की मिर्च मंडी का चयन आत्मनिर्भर भारत मिशन में हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है साथियों। पहला ऑप्शन है केवल फर्स्ट, दूसरा है केवल सेकंड, तीसरा है एक व दो दोनों सही, और चौथा है ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। साथियों क्या होगा आपका सही आंसर। आइए देखते हैं साथियों, भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य वर्ष 1975 में बना, ये तो सही है। खरगोन जिले के बेड़िया ग्राम की मिर्च मंडी का चयन आत्मनिर्भर भारत मिशन में हुआ था साथियों, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों ही आपके सही हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगर इसकी बात कर लेते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं साथियों। इसकी स्थापना तो आपको पता है 1975 में हुआ। मुख्यालय कहाँ है साथियों, मुख्यालय इसका जिनेवा, जिनेवा कहाँ है साथियों, तो ये आपको पता है स्विट्जरलैंड, कहाँ है, स्विट्जरलैंड है। भारत इसका सदस्य कब बना, सदस्य कब बना साथियों, तो आपको पता है कब बना, 1975 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में, 67 में इसकी स्थापना हुई थी। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को। क्लियर है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है साथियों, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा किस वर्ष दिया गया था। पहला ऑप्शन है वर्ष 2020, वर्ष 2021, वर्ष 2022 और वर्ष 2024। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था साथियों, तो इसे दिया गया था वर्ष 2021 में। इसकी स्थापना साथियों 1986 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है साथियों इसका नई दिल्ली। वर्तमान में कितने महारत्न कंपनी है साथियों, 14 है। 14वां 13वां कौन सा है, 14वां, 13वां है OIL और 14 है HAL। क्लियर है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से अपने सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालिक ऋण प्राप्त करता है, वह दर क्या कहलाता है। अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, बैंक दर, रिवर्स रेपो दर, सांविधिक तरलता अनुपात। तो साथियों आपका सही आंसर क्या होगा, रेपो दर, क्योंकि ये वाणिज्यिक बैंक ले रहा है।
यदि रिजर्व बैंक लेता है तो रिवर्स रेपो रेट है। और यदि कोई बैंक रिजर्व बैंक से दीर्घकालिक ऋण लेता, कितना दीर्घकालिक, तो वो क्या कहलाता साथियों, आपका रेपो बैंक दर कहलाता। जब दीर्घकालिक लेते हैं तो बैंक दर कहलाता है, अल्पकालिक लेते हैं तो रेपो दर कहलाता है। और वहीं जब रिजर्व बैंक अपने आधारित छोटे बैंकों से लेता है, अपनी शाखा वाले बैंकों से लेता है, अपने निचले बैंकों से, जो वाणिज्यिक बैंक है उससे लेता है, वो भी अल्पकालिक समय के लिए 24 घंटे 48 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं, तो इसके लिए लेता है, उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो दर बोलते हैं। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2092 में सॉरी साथियों, वर्ष 1992 में घोषित निर्यात आयात नीति कितने वर्ष के लिए थी? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष। कितने वर्ष के लिए थी साथियों? तो ये थी 5 वर्ष के लिए। कब तक की थी? 5 वर्ष के लिए, अर्थात कब से कब तक था? 1 अप्रैल 1952 से 1992 से कब तक के लिए था साथियों? 31 मार्च 1997। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। आसियान प्लस थ्री में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत। कौन सा शामिल नहीं है साथियों? तो आसियान की स्थापना कब हुई थी साथियों? 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967। मुख्यालय क्या है साथियों? जकार्ता। मुख्यालय क्या है? जकार्ता। कहाँ है? इंडोनेशिया में। कहाँ है साथियों? इंडोनेशिया में है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है साथियों? तो इसमें भारत शामिल नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ है? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 1986 में, वर्ष 1987 में, वर्ष 1988 में साथियों, और वर्ष 1985 में। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ है साथियों 1987 से। कब हुआ है? 1987 से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन करना है। किसका करना है साथियों? असत्य। एक साइड उपकरण लिखा है, दूसरे साइड ऊर्जा का रूपांतरण लिखा है। पहला है डायनेमो, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना है साथियों। विद्युत मोटर को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में, लाउड स्पीकर को ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और साथियों माइक्रोफोन को ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। कौन सा युग्म असत्य है साथियों? तो देखते हैं साथियों, डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ये तो सही है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिकी ऊर्जा। लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो साथियों गलत है भैया। लाउड स्पीकर क्या करता है? साउंड आता है जिसमें, तो वो क्या करता है? विद्युत से क्या जाता है? ध्वनि। विद्युत से ध्वनि, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। और माइक्रोफोन क्या होगा साथियों? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे हल्का अवयवी कण होता है। हीरा कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? और साथियों आपका बताना है। पहला ऑप्शन है केवल फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन केवल 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों साथियों, चौथा है ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड। बताइए कौन सा कथन सत्य है निम्नलिखित में से साथियों? तो साथियों आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे हल्का अवयवी कण है, ये तो सही है। हीरा कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है साथियों, ये भी सही है। साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज साथियों 1897 में हुआ था। किसने किया था साथियों? तो जे थॉमसन ने। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, अर्थात क्या होगा साथियों?
क्या होगा आपका? पहला भी सही है, दूसरा भी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1960, वर्ष 1957, वर्ष 1952 और वर्ष 1955। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। कहाँ हुई थी साथियों? तो ये हुई थी पुणे में। किस संस्थान के अंतर्गत ये संचालित है साथियों? तो ICMR इसके अंतर्गत संचालित है। ठीक है, आगे चलते हैं। GSLV में कितने चरणों वाला प्रक्षेपण यान है? GSLV में कितने चरण होते हैं? 5 चरण, 4, 3, 6। साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए साथियों, GSLV में कितने चरण होते हैं? तो साथियों GSLV 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है साथियों? 3 चरणों में होता है। पहले में ठोस, दूसरे में द्रव और तीसरे में क्रायोजेनिक इंजन होती है साथियों। इसमें से पहली उड़ान कब भरी गई थी साथियों? तो 18 अप्रैल 2001 में इसमें पहली उड़ान भरी गई थी। और ये किस उसमें यह अपने प्रक्षेपण यान स्थापित करते हैं। तो भूत तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग किस हार्मोन के अतिस्रावण से होता है? इंसुलिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, कैसीटीन हार्मोन और पैराडार्मोन हार्मोन से होता है। साथियों किससे होता है? तो ये होता है इंसुलिन हार्मोन्स के अतिस्रावण से होता है। आगे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है विटामिन सी एक साइड है, दूसरे साइड है कमी से होने वाले रोग। मतलब किस विटामिन से कौन से रोग होते हैं साथियों? तो विटामिन B3 नपुंसकता, विटामिन B9 बेरी, विटामिन E रक्त क्षीणता और साथियों विटामिन A पेलाग्रा। पहला ऑप्शन है 3 4 1 2 1 2 3 4 2 1 3 4 और 4 2 1 3। तो साथियों क्या होगा? जल्दी से बताइए आपका क्या होगा सही आंसर? तो साथियों आपको पता होगा विटामिन B3 से क्या होगा? रक्त क्षीणता। विटामिन B3 से क्या होगा? रक्त क्षीणता होता है। विटामिन B9 से क्या होता है? सॉरी मिस्टेक हो गया। विटामिन सी से क्या होता है साथियों? पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन सी से क्या, विटामिन B3 से क्या होता है? पेलाग्रा होता है। विटामिन B9 से रक्त क्षीणता होता है। विटामिन E से नपुंसकता आती है साथियों कमी से। और विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। अर्थात देखिए पहले का चौथा किस पे है? पहले का 4, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित युग्मों में असत्य युग्म का चयन कीजिए। असत्य का करना है। एक साइड है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे साइड है स्थान। तो अंशी कर्नाटक, भीतरकनिका उड़ीसा, गोइंडी तमिलनाडु, मुरलेन मेघालय। कौन सा असत्य है साथियों? तो बताइए कौन सा सत्य है? तो साथियों बताइए कौन सा असत्य है? तो साथियों आपका सही आंसर होगा मुरलेन मेघालय पे नहीं है। मतलब ये आपका असत्य कथन है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति कब लागू की गई थी? पहला वर्ष 2009, 2012, 2005, 2008। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति कब लागू की गई थी साथियों? तो ये की गई थी 2009 में। आगे चलते हैं। सतत विकास लक्ष्य क्रमांक 7 का क्या दर्शाया गया है? स्वच्छ पानी और स्वच्छता,
सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या फिर शून्य भूख। तो साथियों 7वें में क्या है, तो स्वच्छ ऊर्जा का प्रावधान है और सस्ती ऊर्जा। क्या है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का प्रावधान है। और 17 में है भागीदारी। और पहले में क्या है, गरीबी। ठीक है, 7वें में क्या है आपका, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किन्हें भारत रत्न 2024 नहीं दिया गया? पहला कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, सचिन तेंदुलकर। तो आपको सबको पता है साथियों किन्हें नहीं दिया गया है, सचिन तेंदुलकर को नहीं दिया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, सचिन तेंदुलकर कब प्राप्त हो गया था? तो इनको 4 फरवरी कब प्राप्त हो गया साथियों? 4 फरवरी 2014 में इन्हें प्राप्त हो चुका है भारत रत्न। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। भारत का 55वां बाघ अभ्यारण्य किसे बनाया गया है? धौलपुर करौली, वीरांगना दुर्गावती, ठीक है ना, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी। 55वां बाघ अभ्यारण्य किसे बनाया गया है साथियों? तो बनाया गया है धौलपुर करौली को, धौलपुर करौली को बनाया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? भिवंडी तालुका, मुखरा गांव, बकलोह और लैटकोर। कहाँ किया जाएगा साथियों? तो ये है भिवंडी तालुका में पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित कीजिए, कौन सा युग्म सम्मिलित है? ठीक है, एक सेकेंड साथियों। हाँ, कौन सा युग्म सम्मिलित है साथियों, ये बताना है आपको। तो ओजस प्रवीण देवताले निशानेबाजी, ट्रेविस हेड क्रिकेट, एंटेना बोनमाटी फुटबॉल और मनदीप सिंह हॉकी। तो बताइए कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे लिख लेना, ठीक है ना, सम्मिलित नहीं है साथियों। बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो साथियों ओजस प्रवीण देवताले निशानेबाजी से नहीं बल्कि किससे संबंधित? तीरंदाजी से। किससे संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। और इन्होंने साथियों ओजस प्रवीण ने क्या किया था? 19वें एशियाई खेल 2023 तीरंदाजी में साथियों, किसमें? तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, नई दिल्ली। कहाँ की गई साथियों? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं, कितने मेगावाट के साथियों? तो 1440 मेगावाट। अगला प्रश्न, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? पटना, दिल्ली, बन्नीहाट, फरीदाबाद। तो साथियों बन्नीहाट है सबसे प्रदूषित शहर। आगे चलते हैं, चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान कौन बना? मैलापर्ट, साइकी, ओडिसियस और मिडेरा फर्स्ट। कौन सा बना साथियों? तो ये है ओडिसियस। ये कब हुआ था? 22 फरवरी 2024 को। कब? 22 फरवरी 2024 को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, दुबई, न्यूयॉर्क और जिनेवा। कहाँ किया गया था साथियों? तो ये किया गया था, जल्दी से बताइए कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था दुबई में। कब से कब तक हुआ गया था? तो 12 से 14 फरवरी 2024 में। 12 से 14 फरवरी दुबई के यूएई में हुआ था। ठीक है, कौन सा संस्करण था साथियों? तो ये 11वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 11वां था। और इसका विषय क्या है? इसका विषय साथियों भविष्य की सरकारों को आकार देना। भविष्य की सरकारों को आकार
देना। क्या है? भविष्य की सरकारों को आकार देना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का प्रारंभ कब किया गया था? जी हाँ, लाडली बहन योजना का प्रारंभ कब किया गया था साथियों? पहला ऑप्शन है 17 सितंबर 2023, 25 सितंबर 2023, 18 नवंबर 2023 और 15 नवंबर 2023। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना का शुभारंभ कब से किया गया था? जल्दी से बताइए साथियों। इसका शुभारंभ 17 सितंबर कब से किया था? 17 सितंबर 2023 से किया गया था। आगे चलते हैं। जनवरी 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अंतर्गत आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कौन सा जिला मध्य प्रदेश में पहले एवं देश की में दूसरे स्थान पर था? निमाड़ी, बुरहानपुर, भोपाल, दमोह। कौन सा पहला और देश का दूसरा था साथियों? तो वो था दमोह। इसकी शुरुआत कब से की गई थी साथियों? तो ये थी 2018 से। कितने कब से थी? 2018 से थी। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संप्रेषण की क्रिया में शामिल नहीं होता? संदेश, माध्यम, प्रतिपुष्टि और बैंड विरुद्ध। कौन सा नहीं होता साथियों? बैंड विड्थ। कौन सा नहीं होता? बैंड विड्थ नहीं होता। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार की स्थापना कब हुई थी? पहला 20 जून 1865, 20 जुलाई 1865, 20 मई 1865 और साथियों 17 मई 1865। कब हुई थी अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना? तो साथियों इसकी स्थापना हुई थी 17 मई 1865 को। कब हुई थी? 17 मई 1865 को। इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? मुख्यालय की बात करें तो ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये बताना है साथियों। कौन सम्मिलित नहीं है ये बताना है, ठीक है ना? सम्मिलित नहीं है ये बताना है साथियों आपके। तो पहले है विनोद धाम, पेंटियन चिप के जनक, सैम पिट्रोडा, सैम इंक कंपनी के संस्थापक, स्टीव जॉब्स डेल इंक के संस्थापक और साथियों चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का पिता। कौन सा सही नहीं है साथियों ये बताना है आपको। तो साथियों आइए देखते हैं। विनोद धाम पेंटियन चिप के जनक है साथियों, ये तो सही है। सैम पिट्रोडा ये है सैम इंक कंपनी की संस्थापक और स्टीव जॉब्स डेल के नहीं साथियों, ये एप्पल इंक की कंपनी के संस्थापक हैं। किसके? एप्पल इंक कंपनी के संस्थापक है। और चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा गया है साथियों? कंप्यूटर के पिता के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का सबसे तीव्र गति का पैर वाला रोबोट चीटा रोबोट है। माइटी ईगल नासा का एक रोबोटिक प्रोटोटाइप लैंडर है। उपर्युक्त में से सत्य कथन बताना है। केवल एक सत्य है, केवल दो, एक व दो दोनों और एक व दो दोनों असत्य है। तो साथियों क्या होगा? तो देखते हैं। विश्व का सबसे तीव्र गति का पैर वाला रोबोट चीता रोबोट है, ये तो सही है। माइटी ईगल नासा का एक रोबोटिक प्रोटोटाइप लैंडर है साथियों, ये भी सही है। अर्थात उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मतलब कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। क्लियर साथियों? इतने में कोई डाउट नहीं होगा आप सभी को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है साथियों? तो मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग बताएंगे।
क्या होगा साथियों, जल्दी से, जनरेटिव परमानेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। एक विशेष पता आईपी एड्रेस को इंटरनेट से जोड़ने पर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इंटरनेट सर्वर, इंटरनेट कंपनी द्वारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, इंटरनेट क्लाइंट द्वारा। किसके द्वारा साथियों, तो आईपी एड्रेस को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा। क्लियर है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन नहीं है साथियों, कौन सा। पहला डुकुगो, ल्यूको, इंडेक्स, मैथोन। कौन सा नहीं है साथियों सर्च इंजन आपका, जल्दी से बताइए। तो साथियों आपका मैथोन सर्च इंजन नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह सॉफ्टवेयर कौन सा है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचना उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को स्टोर करती है, तो साथियों क्या होगा, तो साथियों आपका सही आंसर है कुकीज। क्या है, कुकीज। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ड्रोन रोबोट रोबोट की किस प्रकार की श्रेणी में आता है, ड्रोन रोबोट किस प्रकार की आता है साथियों, तो साथियों टेलीपोर्टेड रोबोट के अंतर्गत आता है। किसके अंदर, टेलीपोर्टेड रोबोट के अंतर्गत आता है ड्रोन रोबोट। आगे चलते हैं साथियों, आपका अगला स्वाम रोबोट है एक ऐसा रोबोट जो पूर्णतः एक आवरण के अंदर बनाया जाता है। यह एक ऐसा रोबोट है जो बिना किसी ऑपरेटर के निर्देश के पानी के भी तैर सकता है। तीसरा, पानी के भीतर, ठीक है। एक ऐसा रोबोट जो एक स्थान पर स्थित होता है, या फिर कई रोबोट जो परस्पर तालमेल से कार्य करता है। स्वाम रोबोट क्या है साथियों, तो स्वाम रोबोट क्या है, ये कई रोबोट जो परस्पर तालमेल में कार्य करता है, कई रोबोट जो परस्पर तालमेल में काम करता है। आगे चलते हैं। किसी समुदाय या जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए चंदा समिति ने कितने मानक निर्धारित किए थे, चंदा समिति ने कितने मानक निर्धारित किए थे साथियों, तो जल्दी से बताइए कितने किए थे, 5, 3, 4, 7। तो कितने किए थे साथियों, तो आपका सही आंसर है 5। चंदा समिति कब आई थी साथियों, 1960 में आई थी। कौन कौन सी थी साथियों, तो पहला था भौगोलिक एकाकीपन, दूसरा सा, एक आदिम जाति के लक्षण, तीसरा सा विशिष्ट संस्कृति, चौथा सा साथियों पिछड़ापन, और पांचवा क्या था, तो संकोची स्वभाव। इन 5 के आधार पर उन्हें अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जाता था। किसके अंतर्गत था साथियों, तो ये चंदा समिति के अंतर्गत था। और चंदा समिति कब आया था, 1960 में आया था चंदा समिति। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेशा एक्ट अग्निहोत्री समिति की सिफारिश पर लागू हुआ। पेशा अधिनियम वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश में लागू हुआ। ऊपर अब बताना है आपको उपर्युक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है। केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, एक और दो दोनों, और साथियों ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। कौन सा कथन आपका सत्य है, तो साथियों आइए देखते हैं। पेशा एक्ट अग्निहोत्री समिति की सिफारिश पर लागू हुआ साथियों, तो ये तो सही है। दूसरा, पेशा अधिनियम वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश में लागू हुआ, ये भी सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है, एक और दो दोनों ही सत्य हैं। आगे चलते हैं।
क्या होगा साथियों, जल्दी से बताइए कौन सा कथन सत्य है। क्या बोला है, सॉरी, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। बोला क्या, पीसा एक्ट अग्निहोत्री समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था साथियों। क्या है, पीसा एक्ट जो है अग्निहोत्री पे नहीं हुआ था, किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, भूरिया समिति। किस पे, भूरिया समिति की सिफारिश पर। और यह पीसा अधिनियम यह मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ था साथियों, तो ये 15 नवंबर 2022 को अधिसूचित हुआ था, मतलब लागू हुआ था। मतलब कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड। आगे चलते हैं साथियों, आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक जनजाति को गिहार भी कहा जाता है। गिहार भी किसे कहा जाता है, कालबेलिया, कंजर, बाछड़ा, धनगर, किसे कहा जाता है गिहार जनजाति। तो साथियों गिहार किसे कहा जाता है, कंजर को कहा जाता है। ठीक है, इसकी भाषा क्या है, कंजरी है। और नृत्य क्या है साथियों, नृत्य है चक्राकार। नृत्य क्या है साथियों, चक्राकार है। आगे चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है, पाटो प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है। पाटो प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है, गोंड, सॉरी, भील, भारिया, बैगा, गोंड, किस में है साथियों। तो पाटो प्रथा का संबंध या फिर प्रचलन ये है गोंड जनजाति पे। किस जनजाति पे है, गोंड जनजाति पे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों, आपका अगला प्रश्न है, निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता है। निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता है। पहला तंटे भील, दूसरा भीमा नायक, तीसरा ख्वाजा नायक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता है साथियों। तो उसे जाना जाता है, किसे, भीमा नायक को जाना जाता है। किस जनजाति से, तो साथियों इनका संबंध भील जनजाति से है। और जन्म कहाँ हुआ था साथियों, तो ये है इनका जन्म, ठीक है ना, ये जन्म याद नहीं है, ठीक है। और ये कहाँ से, किस क्रांति का नेतृत्व किया था साथियों, नेतृत्व, क्रांति का नेतृत्व, एक सेकेंड, ये 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किए थे, बड़वानी से। बड़वानी के कहाँ से, किस क्षेत्र से, तो सेंधवा से। कहाँ से किए थे, बड़वानी के सेंधवा से इन्होंने नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आदिवासी महिलाओं के उत्थान हेतु पंचधारा योजना में निम्न में से कौन सी योजना शामिल नहीं है। पंचधारा योजना में कौन सी योजना शामिल नहीं है साथियों। तो पहला है ग्राम्या, कस्तूरबा, कल्प वृक्ष और वात्सल्य। कौन सी योजना शामिल नहीं है, तो साथियों पहले तो बात कर लेते पंचधारा योजना। ये कब आया था, 1990 में आया था। उद्देश्य क्या है साथियों इसका, उद्देश्य की बात करती आदिवासी महिलाओं का उत्थान। क्या है इसका उद्देश्य, आदिवासी महिलाओं का उत्थान करना इसका उद्देश्य। इसमें 5 योजनाएं थे। कितने, 5 योजनाएं थे। कितनी योजनाएं थी साथियों इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत 5 योजनाएं थे। क्या क्या थे, तो पहला है ग्राम्या, दूसरा है कल्प वृक्ष, तीसरा है वात्सल्य, चौथा है सामाजिक पेंशन, और साथियों 5वां है आयुष्मती। तो इसमें शामिल क्या नहीं है साथियों, कस्तूरबा शामिल नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है साथियों, जल्दी से बताइए कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। एक सेकेंड साथियों।
तो साथियों क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए। तो साथियों आदिवासी कला, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। कहाँ हुई थी साथियों? जल्दी से बताइए कहाँ हुई थी? तो ये खजुराहो में। कहाँ हुई थी? खजुराहो में। आगे चलते हैं। कानड़ा नृत्य का संबंध किस अंचल से है? कानड़ा नृत्य का संबंध किस अंचल से? निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। कानड़ा नृत्य का संबंध किस अंचल से है साथियों? तो साथियों इसका संबंध है कहाँ से? बुंदेलखंड से। कहाँ संबंध है साथियों? बुंदेलखंड से संबंधित है। ये किस अवसर पर होता है? तो ये जन्म एवं विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नाट्य में अभिनय करने वाले हास्य कलाकार को कुठगरिया कहते हैं? गम्मत, खम्ब स्वांग, जिंदवा और माच। तो किस में है साथियों? तो ये है गम्मत में। ये किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। साथियों आपका अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, बैगा जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका गांव एवं प्रत्येक घर घड़ी लकड़ियों के सुरक्षा घेरे से घिरा रहता है, जिसे मेरो कहते हैं। समर्थ मुकद्दम का सहायक होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है साथियों? केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, एक और दो दोनों, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो आइए देखते हैं। इनका गांव एवं प्रत्येक घर खड़ी लकड़ियों के सुरक्षा घेरे से घिरा रहता है, जिसे मेरो कहते हैं साथियों। ये तो सही है। और इनके मुकद्दम समर्थ मुकद्दम का सहायक होता है साथियों। तो समर्थ नहीं होता, मुकद्दम का सहायक होता है दीवान। क्या होता है साथियों? दीवान। अर्थात कथन नंबर ए आपका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। तो आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, और यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो साथियों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।